हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 मार्च की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एनआईए का शिवमोगा में एक्शन मोड। आईएसआईएस साजिश मामले में एक और आरोपी के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। शाहजहां शेख को बचा रही है ममता दीदी। संदेश खाली मामले पर भाजपा का टीएमसी पर तीखा सवाल। एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई। सुधा मूर्ति अब राज्यसभा की सांसद। मोदी ने लिखा उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। चीन बोला एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों से तनाव बढ़ेगा, हम बॉर्डर पर स्थिरता चाहते हैं। तालिबान बोला भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। काबुल में भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक में कहा उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। नेपाल घूमने के लिए नहीं करना होगा करेंसी एक्सचेंज, यूपीआई के जरिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। रजाकार के लिए कंगना रनौत थी पहली चॉइस। फिल्म के प्रोड्यूसर गुड्डूर नारायण रेड्डी बोले रोज मिलती हैं मौत की धमकियां। यशस्वी जायसवाल सबसे कम मैचों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय। इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस और लश्कर-ए-तैयबा सहित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के समर्थन में मंगलुरु में भित्ति चित्र लिखने से संबंधित शिवमोगा आईएसआईएस साजिश मामले में एक और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अराफात अली के खिलाफ आरोप पत्र के अलावा संघीय आतंकवाद विरोध एजेंसी ने 2022 में दर्ज मामले में 2 अन्य आरोपी मोहम्मद शारिक और माज मुनीर अहमद के खिलाफ भी आरोप दायर किए गए हैं। एनआईए के अनुसार अली, जिसे पिछले साल 14 सितंबर को केन्या से लौटने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था, उसने कथित तौर पर कट्टरपंथी बनाया गया था और जनवरी 2022 में भित्ति चित्र लिखने के लिए अन्य आरोपियों को काम पर रखा था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि वो पहले 2 फरार आरोपियों अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजेब के साथ संबंध के लिए एक अन्य मामले अल हिंद मॉड्यूल मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका में दुबई भाग गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को संदेश खाली मामले पर तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार अपने निलंबित पार्टी नेता शाहजहां शेख को बचा रही है। पूनावाला ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ ममता दीदी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से शाहजहां बचाओ का संदेश दे रही है। उन्होंने कहा कि वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसा वो कांग्रेस के बारे में कह रहे थे। जैसे अभियान चलाते हैं लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं करते। पूनावाला ने कहा कि मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या योजना, लखपति दीदी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाने से लेकर सेना में बेटियों को सम्मान दिलाने का काम किया। हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए पूनावाला ने कहा कि चुनावी अभियान और नारे लगाने के बजाय केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दरअसल एसबीआई पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए पैसों की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की है। बता दें पिछले महीने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और राशि का खुलासा करने का आदेश दिया था। वहीं मशहूर लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद सुधा मूर्ति ने कहा, मैं खुश हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी ने पहले भी मेरे काम की तारीफ की है। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि अब मुझे गरीबों की मदद करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को पॉलिटिशियन मानती हूँ।
मैं नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर हूं। मेरे दामाद की राजनीति उसके देश के लिए अलग है और मेरा काम अलग है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। चीन ने कहा है कि एलएसी पर ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए सही नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार हैं। माओ निंग ने कहा कि एलएसी को लेकर भारत के कदम शांति स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा से करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी के पास तैनात कर दिया है। हालांकि अब तक भारतीय सेना या सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। कुछ दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि एलएसी बॉर्डर पर भारत के साथ फिलहाल स्थिति सामान्य है। 19 फरवरी को दोनों देशों के बीच 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी। इस दौरान भारत चीन के बीच सकारात्मक बातचीत भी हुई थी। वहीं भारत के एक डेलीगेशन ने गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि बैठक में दोनों देशों के रिश्तों और आर्थिक संबंधों पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान ने भारत को मानवीय मदद पहुंचाते रहने के लिए धन्यवाद कहा। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीजा लेने की प्रक्रिया आसान करने की अपील की। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बैठक को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने डेलीगेशन का नेतृत्व किया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में जेपी सिंह ने कहा कि भारत ने पिछले 2.5 सालों में अफगानिस्तान को लगातार मानवीय सहायता दी है। वहीं भारत में रोजाना लाखों लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। अब धीरे धीरे यूपीआई अपना परचम विश्व में भी लहरा रहा है। दुनिया के कई देशों में यूपीआई के जरिए भुगतान शुरू हो चुका है। श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव जैसे कई देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट किया जा सकता है। आज एनपीसी ने यूपीआई को लेकर एक अहम घोषणा की है। एनपीसीआई ने बताया कि अब नेपाल में भी यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। एनपीसी के आधिकारिक बयान के अनुसार अब यूपीआई यूजर नेपाली मर्चेंट को भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। सितंबर 2023 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स और नेपाल के सबसे बड़े पेमेंट नेटवर्क फोन पे पेमेंट सर्विस के बीच एक समझौता हुआ था। मनोरंजन जगत की बात करें तो सच्ची घटना पर आधारित फिल्म रजाकार जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में 1948 के हैदराबाद मुक्ति आंदोलन की झलक देखने को मिलेगी। इसके डायरेक्टर और राइटर याता सत्यनारायण हैं। मूक नरसंहार पर बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर और बीजेपी मेंबर गुड्डूर नारायण रेड्डी ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म को बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको बनाने में मुझे बहुत सारी मुश्किलें आईं। शूटिंग रुकवाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गईं। उन्होंने कहा, शूटिंग के दौरान मुझे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने कई बार फिल्म से जुड़े लोगों को भी धमकी दी थी। उन्होंने भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे 1100 बार धमकियां मिली थी। ऐसी धमकियां दी गई जिनके बारे में मैं खुलकर बात भी नहीं कर सकता हूँ। गुड्डूर नारायण रेड्डी ने किसी भी धमकी से डरकर शूटिंग नहीं रोकी। उन्होंने इतने चैलेंजेस के बाद भी फिल्म की शूटिंग समय पर पूरी कर ली और अब ये फिल्म रिलीज होने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में टीम इंडिया के यशस्वी जायसवाल ने धर्मशाला के मैदान पर टेस्ट करियर के 1000 रन पूरे किए। इसके साथ ही वो सबसे कम मैचों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बैटर बन गए। वहीं सबसे कम इनिंग्स में ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर बन गए। इससे पहले विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। धर्मशाला के मैदान पर जायसवाल ने 57 रन की पारी खेली, जिसमें 3 सिक्स लगाए। इसी के साथ एक टीम के खिलाफ 6 लगाने के मामले में भी वो सबसे आगे आ गए हैं। 1000 रन पूरे करने पर सबसे बेहतर एवरेज रखने के मामले में यशस्वी दूसरे भारतीय हैं। उनका मौजूदा एवरेज 71.43 है। चेतेश्वर पुजारा ने जब 1000 रन पूरे किए थे तब उनका भी एवरेज इतना ही था। लिस्ट में पहले नंबर पर विनोद कांबली 83.33 के एवरेज के साथ है। बैटिंग एवरेज विकेट के मुकाबले रन बनाने से गिना जाता है। अगर यशस्वी अपने करियर की पहली इनिंग्स में 50 रन बनाकर आउट हुए तो उनका एवरेज 50 होगा। दूसरी इनिंग में वो 50 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं तो उनका एवरेज 100 हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।